और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी खेत में पहुँचते हैं, जा रहे होते हैं दिल्ली से निकलकर सुबह सुबह शिमला, लेकिन वो जब मुरथल से आगे बढ़ते हैं सोनीपत पहुंचते हैं, वहाँ एक गांव की तरफ बढ़ जाते हैं और खेत में जाकर धान की रोपाई करने लगते हैं। ये धान की रोपाई, धान के मतलब किसानों के बीच जाना, ये क्या पैगाम देता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें आप लोग सुबह से बहुत देख रहे होंगे, और जो नहीं देखे उनके लिए कि एक बंदा है जो सूट बूट में नहीं है, टी शर्ट में है और पैंट में है, और उस अपने ट्राउजर को, अपने पैंट को ऊपर करके, और वो किसानों की बात सुन रहा है, वो ट्रैक्टर चला रहा है, किसानों के साथ खाना खा रहा है और 2.5 घंटे उनके बीच रहता है, धान की रोपाई करता है। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप, ये कितनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं राहुल गांधी, या ऐसे ही है और ऐसे ही अगले साल? कई लोग बोलते हैं कि 24 के बाद उनको यही करना है, तो इसलिए अभी से ये कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो अभी तक हम लोग बातें करते थे कि भारत और इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो समस्या ये हो गई है, मोदी जी तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जो राहुल गांधी हैं वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भारत की 85% आम जनता है, राहुल गांधी उनसे अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और मोदी जी किन के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जो कि 5-7% प्लेन में घूमने वाले बड़े बड़े लोग, सूट ले टाई वाले, और आज तक कभी आपने उनको नहीं देखा होगा किसी मैले कुचले कपड़े वाले किसान उनके पास जाए। लेकिन एक राहुल गांधी असल में इतनी चुनौती उनके लिए पेश कर रहे हैं, मोदी जी के लिए समस्या क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मोदी जी इसका कैसे सामना करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक ब्रांड क्रिएट किया था। वो ब्रांड था एक ऐसे नेता का जो दिन में 5 बार ड्रेस बदलता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, जब वो जाता है तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और राहुल गांधी ने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दिया है पिछले 8 महीने से, जो कि भारत के 85% लोगों से आइडेंटिफाई करता है, जो भारत की जो मूल आत्मा है, जो भारत का आम आदमी है, उसे आइडेंटिफाई करता है। तो मुझे तो राजीव जी देखिए, वास्तविकता में ऐसा लगता है जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जब विष निकला था और अमृत निकला था और महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो मुझे वास्तविकता में ऐसा लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जो हैं, जो समाज का निकला हुआ विष है उसको अपने गले में धारण कर रहे हैं। वो जितना समाज का दर्द है, दुख है, कष्ट है, उसको धारित कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस बार जैसे पिछली बार राहु केतु को थोड़ा अमृत का अंश मिल गया था, वो न मिले। तो वास्तविकता में ये जो संघर्ष है, ये भारत की मूल आत्मा का है, ये भारत के उन लोगों का है जो भारत के लिए संघर्ष करते हैं, जो जमीनी संघर्ष करते हैं, जो कि मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो धान रोपने वाले हैं, जो कष्ट से पीड़ित हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है। उनके साथ असल में जो समस्या क्रिएट हो गई है, जो ब्रांड राहुल गांधी ने क्रिएट कर दिया है कि उन्होंने जो उच्च वर्ग का 15-20% लोगों का अपना जो एक सेगमेंट क्रिएट किया है, और ये मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से राहुल गांधी ने जो 80, तो पहले जैसे बीजेपी वाले कहते थे लड़ाई 80 और 20 की है, वास्तविकता में राहुल गांधी ने वो 80-20 की लड़ाई में परिवर्तित उसको कर दिया है। 80% वो लोग हैं जो मेहनतकश हैं, जो संघर्षशील हैं, जो कष्ट में हैं, जो असली भारतवासी हैं। और जो ये 20 लोग हैं जो ये हवाला रैकेट वाले, काला धन वाले, बड़े बड़े स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट खोलने वाले, पनामा में अकाउंट खोलने वाले, कश्मीर में और उत्तराखंड में Z+ सिक्योरिटी लेके चले जाने वाले, देश को छोड़ जाने वाले, वो जो 20% लोग हैं वो एक तरफ हो गए हैं, और जो 80% देश की जनसंख्या है, जो आपने कर्नाटक में तो राजीव जी अपनी अंगड़ाई देखी है, अभी आप वो अंगड़ाई का जो असली रूपांतर देखेंगे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में देखेंगे। तेलंगाना जो लग रहा था कि 5 चुनावों में सबसे कमजोर होगा, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने राहुल गांधी की वहां की मीटिंग देखी है, वहां एक प्रकार का तूफान उठ रहा है राहुल गांधी के फेवर में, और बीजेपी भी साफ हो जाएगी, BRS भी साफ हो जाएगी। तो वास्तविकता में ये संघर्ष अब 80 और 20 का हो गया है, देश की असली जनता का, भारत का, और 20% सूट बूट वाले इंडिया के बीच का संघर्ष है।
भारत जीतेगा और हम ये चाहेंगे कि भारत जीते, जिसे देश का जो मेहनत कश है, जो संघर्षशील आदमी है, जिसके चेहरे पे पसीना आता है, उसको न्याय मिले, उसको नौकरी मिले, उसको रोजगार उसका चले। और जो 20% लोग हैं। अभी अमलेंदु उपाध्याय जी, आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे यहाँ से लेकर के और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का घटनाक्रम, पहले मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी, मणिपुर से आते हैं महाराष्ट्र में कुछ जो है सरकार में और खासकर एनसीपी में तोड़ फोड़ की बात आ जाती है सामने। एनसीपी की बात अभी चल ही रही होती है कि राहुल गांधी की सज़ा पर फैसला का दिन सामने आ जाता है और उसके बाद आज राहुल गांधी निकल पड़ते हैं और वो भी धान के खेत में। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और आज 4 राज्यों में 7 और 8 तारीख को 4 राज्यों में 5 सभाएं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हालांकि एक और भी इवेंट है, वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण जहां जहां भी देते हैं भ्रष्टाचार को याद करते हैं, परिवारवाद को याद करते हैं। क्या लगता है, जरा ये समझना चाहता हूं, इस राजनीति को समझना चाहता हूं स्वामी जी, कि ये बात ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, ये दोनों शब्द जो हैं एक्सपोज्ड हैं। बच्चे से भी पूछिए तो मेहुल चोकसी का नाम लेता है, ललित मोदी का नाम लेता है, ऐसे तमाम भगोड़ों का नाम लेता है और हिंदुस्तान में भी बैठे हुए ऐसे चोरों का नाम लेता है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो हैं वो वही रट लगाए हुए हैं और वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है, हमारे राज्य में सब कुछ सही है, पिछले 9 साल में भारत जो है विकास में नंबर 1 है। ये कैसे संभव है? कैसे अगर एक आदमी जो है वो बार बार डंके की चोट पे कहता है कि यहाँ परिवारवादी पार्टियां हैं, यहाँ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, और वो उन्हीं के साथ, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की सरकार में एनसीपी के उन लोगों को तोड़ के लाते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर खुले तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो जेल जा चुके हैं। कैसे माना जाए? क्या इस देश की राजनीति, या इस राजनीति छोड़ दीजिए, किनारे रख लें, यहां की जनता इतनी बेवकूफ है कि एक आदमी जो कहता है वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं? क्या 2 साल पहले निकल गए शाम को 7 बजे ताली और थाली बजाने के लिए, आज भी निकल जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? देखिए राजीव जी, हम लोग मैनेजमेंट साइंस में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड कैसी है और उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसका प्रभाव देख के ट्रेंड को सोचते हैं कि आगे कैसा होगा। आप कुछ घटनाएं देखिए। शमन जी ने जैसे कहा, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, उन्होंने राजस्थान को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। देखिए, राहुल गांधी कोई चीज हैंडल नहीं करते, मोदी जी कोई चीज हैंडल नहीं करते। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वजह से आज से 8 महीने पहले लोग मोदी को और शाह साहब को चाणक्य कहते थे। वही लोग आज राहुल गांधी को चाणक्य इसलिए कह रहे हैं, आज के तारीख में कोई भी आदमी कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के अंदर एक रूपांतर देखा है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक रूपांतर देखा है कि ये उभरता हुआ सितारा है, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, और जिस तरीके से जा रहा है, जिस गति से ये जा रहा है, 6 महीने के बाद ये आदमी रोके नहीं रुकेगा। और दूसरी तरफ जो मोदी जी के साथ के लोग थे, जो 7 महीने पहले तक ये कहते थे कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य नहीं है, आज के तारीख में बीजेपी लोग लगातार छोड़ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जैसा कर्नाटका में हुआ, हर जगह। इसका कारण क्या है? अब सोचिए, वो नंद कुमार साय जो कि एकीकृत मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे और आदिवासियों के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। आप राजीव जी एक सर्वे कराइए, मैंने सर्वे किया, जो 50 समर्थक कांग्रेस के थे, जो आज से 7 महीने पहले, उसमें से 20 लोग निराश थे राहुल गांधी से और कांग्रेस से। कांग्रेस ये मानने लगे थे कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आज के तारीख में न केवल वो 20 लोग कांग्रेस की तरफ वापस आ गए हैं, उनका विश्वास राहुल गांधी की तरफ बढ़ा है।
बल्कि जो 50 लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कि अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी वो गलत थी। राहुल गांधी एक अच्छे आदमी हैं, दिल वाले आदमी हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले आदमी। अब राजीव जी सोचिए, देश के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से तपस्या और त्याग करने वाला अगर कोई परिवार है तो पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने अपने देश की सारी संपत्ति देश को दान दे दी। उस परिवार का लड़का अगर आज की तारीख में इस प्रकार से विचलित हुए बिना अगर कोई दूसरा धीर चीर समर्पित व्यक्ति ना होता, जैसे श्रवण जी ने कहा कोई संत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो कि माया मोह से ऊपर उठ गया हो, जो कि योगी की श्रेणी में आ गया हो, जो कि इतनी बड़ी घटना होकर विचलित हुए बिना कि उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कहीं उसको जेल न जाना पड़े। देखिए, ये योगी की परिभाषा है। योगी वो होता है जो विचलित नहीं होता, जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो वो योगी के सारे गुण आज की तारीख में राहुल गांधी में दिख रहे हैं। और ये दिख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से एक ऐसे मायाजाल भ्रमजाल में न केवल फंसा है बल्कि पूरे समाज को उसने फंसाने का प्रयास किया है, उसका ट्रेंड नीचे जा रहा है, राहुल का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। और जिस प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, और मेरी राजीव जी ये मैं सोचता हूं अगस्त के बाद, ये जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद आप इतना, मैं अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैनेजमेंट साइंस की जो ट्रेंड एनालिसिस है और उसका एक्स्ट्रापोलेशन करके बता रहा हूं, अगस्त के बाद राहुल गांधी का ब्रांड मोदी के ब्रांड से दुगना ज्यादा पॉपुलर होगा। जनता मोदी के पीछे ऐसे भागेगी जैसे अभी बताया गया कि बीजू पटनायक जी के साथ हुआ करता था। और मोदी जी अब इसलिए विचलित हो गए हैं, उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जब लीडर वीक होता है उसके ही लोग उसको घेर के मार देते हैं, इससे वो विचलित है और परेशान है।